स्वास्थ्य विभाग ही प्रभावित हुआ है। अगर इन प्रभावों की हम बात करें तो हमारे चाहे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, चाहे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, सब इस कोरोना संक्रमण काल के कारण प्रभावित हुए हैं। अगर इसमें देखा जाए कि काम के कारण या काम के प्रभावों के कारण वो अपने आप का सेल्फ केयर नहीं कर पाते हैं कि अपने आप को कैसे मैनेज करें, खुद को कैसे देखभाल करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन सारे बिंदुओं को समझें। इस रूप में अगर देखा जाए तो हमारे पूरे झारखंड में प्रोजेक्ट संपूर्णा का संचालन किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य हम कैसे अपने सोशल एवं इमोशनल लर्निंग, सामाजिक एवं भावनात्मक जो अधिगम होता है उसको हम जान पाएँ कि हम कैसे अपना देखभाल कर सकते हैं, अपना मानसिक देखभाल कर सकते हैं, ताकि जो हम मेंटल स्ट्रेस से जूझते हैं, अपने भावनात्मक पक्षों को हम कभी देखभाल नहीं कर पाते हैं, हम दुखी किस कारण से होते हैं, हमें कौन लोग दुखी कर सकते हैं, वो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कारक हैं जो हमें अपने सेल्फ केयर में हमें मदद करते हैं। तो ये एक सीरीज होगा जिसमें हम छोटे-छोटे बिंदुओं पर हम हमारे एक्सपर्ट के साथ बातचीत कर पाएँगे और ये मुख्य रूप से हमारे बच्चों के शिक्षा के साथ हो, चाहे वयस्क के शिक्षा साथ हो या हमारे विभिन्न स्तर पर जो हमारे पदाधिकारी काम करते हैं, उनके साथ ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है और उनको अपने आप को देखने में, अपने आप को सेल्फ मैनेज करने में, केयर करने में उन्हें मदद करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम शिक्षा की हम बात करते हैं तो हमारे मन में एक बुनियादी बिंदु उभर के आता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। लेकिन बहुधा हम देखते हैं कि सर्वांगीण विकास का जो ध्येय होता है, जिसका अलाइनमेंट होता है, वो कहीं न कहीं बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष से ही होता है। यानी कि शिक्षक मानते हैं, वयस्क मानता है, अभिभावक मानते हैं, हमारे पदाधिकारी मानते हैं कि जो बच्चों को किताबी ज्ञान मिलता है, वही उनके सर्वांगीण विकास का एक स्रोत है। लेकिन जो हमारे एनईपी की हम बात करें या फिर जो हमारे अलग पेडागोजिस्ट हैं या शिक्षाविद हैं, उन्होंने माना कि जितना बच्चों के सीखने में संज्ञानात्मक पक्ष की भूमिका होती है, उससे कहीं ज्यादा हमारे सहसंज्ञानात्मक पक्ष की बच्चे का फीलिंग्स, बच्चे की भावनाएं, बच्चे की जो मनोभावनाएं हैं, ये सारी उसमें शामिल होता है और कहीं ना कहीं बच्चों को वो सीखने में मदद करता है। इस रूप में जो नई शिक्षा नीति 2020 है, वो भी हमें सुझाती है कि बच्चों में जो सोशल, एथिकल और इमोशनल जो कैपेबिलिटीज है या फिर जो समझ है, वो कैसे विकसित हो। और वो बताती है कि हम बच्चों के एजुकेशन के साथ 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 में उनके साथ जो फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी वाला जो पक्ष है, उस पर कैसे काम करें। और वो अगर इन सारे पक्षों पर हम तुलनात्मक रूप से अगर सही से काम करते हैं, तो ही बच्चों का जो सीखना हो पाता है, बच्चों का सीखना हो पाएगा, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। लेकिन अगर हम इसको हम देखें कि सोशल इमोशनल लर्निंग या सामाजिक भावनात्मक जो समझ की हम बात करते हैं, उसमें क्या शामिल होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चे हो या वयस्क हो या जो हमारे पदाधिकारी हो, वो अपने प्रति के कैसे जागरूक हो सके, अपने आप के प्रति उनकी जागरूकता क्या है, कि वो कौन सी चीजें हैं जो उनको मानसिक रूप से समृद्ध होने में उनको मदद कर सकती है। वो खुद का प्रबंधन कैसे करें, वो किसके बारे में क्या सोचें, कैसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उनके ऊपर नकारात्मक हो जाती है, कौन से उनके प्रभाव के घेरे में है, किसको वो एक्सेस कर सकते हैं, जिस पे उनका कंट्रोल है और वो दूसरों को भी मदद वो कर सकते हैं। इसी प्रकार सोशल अवेयरनेस की हम समाज को कैसे जानते हैं, वो सामाजिक मूल्य क्या है, वो सामाजिक सरोकार क्या है, जिससे हम अपने आप को एक आइडेंटिटी के रूप में, एक समझ के रूप में, एक अपनी भूमिका को पहचान पाते हैं। साथ साथ में जो हमारा रिलेशनशिप स्किल है कि हम दूसरों को कैसे मदद करते हैं और दूसरे हमारी कैसे मदद करते हैं। साथ साथ में हमें ये भी जानना चाहिए कि जो हमारा रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग होता है, कि हम किसी के प्रति तुरंत धारणाएं बना लेते हैं, उसके प्रति हमारे कुछ पूर्वाग्रह हो जाते हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जो हम किसी के बारे में पहले उनको सुने, उनको जाने और तब हम उनके ऊपर है सो अपना कुछ मत बनाएं या मतारोपण करें, ये किस तरह के हम जान पाए। इसके लिए जरूरी है कि हम उनके साथ बातचीत करें, उनके भावनाओं को समझें, उनकी मानसिक स्थिति को जाने, और ये कहीं ना कहीं हमें समझ उसको हम एक संपूर्णता में हमें जानने में मदद मिलती है। और ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं बच्चों के साथ स्कूल में पूरा होता है और बच्चे एक ओवरऑल जो एक कम्युनिटी का पार्ट की हम बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, वो शायद एक जो सपना है, एक संकल्पना है जो हमारे नई शिक्षा नीति में सरोकार की गई है, वो शायद पूरा हो पाती है। इस रूप में आज हम अपने पैनलिस्ट या अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे, जिनका नाम मोनल जयराम जी हैं। अगर इन आपकी हम बात करें तो मोनल जी को हम स्वागत करेंगे। और मोनल जी फैकल्टी मेंबर है पीरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप की,
और साथ साथ में इनका जो स्पेशलाइजेशन की बात करें या विशेषज्ञता की बात करें तो रिसर्चिंग एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप डेवलपमेंट, जो भी 21st सेंचुरी स्किल्स की हम जो बात कर रहे हैं, और जोर जोर से ये हमारे शिक्षा जगत में ये बातचीत शुरू हो चुकी है कि हम बच्चों को कैसे हम 21st सेंचुरी स्किल के तौर पे उसको हम तैयार करें। साथ साथ में वो नेशनल रिसोर्स पर्सन के तौर पे भी प्रख्यात हैं। एनसीईआरटी में वो जो स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम जो भी स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया जा रहा है, उसमें उनका भूमिका है। तो हम स्वागत करते हैं मोनल जी का। तो मोनल जी से सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज के दिनों में जो कोरोना संक्रमण काल है, उसमें कहीं ना कहीं सेल्फ केयर की बात उभर के आने लगी है कि लोग अपने आप को जाने, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप को पहचानें, और वो कहीं ना कहीं हमें मदद करती है अपने आप को बेहतर बनाने में या फिर उस समाज का हिस्सा बनने में। तो ऐसी स्थिति में हम मोनल जी से जानना चाहेंगे सेल्फ केयर क्यों महत्वपूर्ण है, एवं इस समय जो कोविड सिचुएशन है इसमें यह प्रासंगिक कैसे हो रहा है। मोनल जी। तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सेल्फ केयर की आप बात कर रहे हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे लोग सेल्फ केयर को एक हेल्थ के नजरिए से देखते हैं कि मेंटेन हम अपनी हेल्थ को कैसे रखते हैं, हम डिजीजेस से प्रिवेंट कैसे करते, दूर कैसे रहते हैं, अगर कुछ डिजीज लग गई, इलनेस लग गई, तो फिर हम कैसे उसमें से बचते हैं, उसके लिए क्या करते हैं। तो ज्यादातर फिजिकल केयर जो होती है उसके कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ केयर को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं और खास करके अभी जो कोविड टाइम्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक के जो बहुत ज्यादा देखने में आया है और हम सब ये जानते हैं, सेल्फ केयर बहुत रेलेवेंट हो गया है मेंटल हेल्थ के को लेकर भी। तो सेल्फ केयर कोविड टाइम्स में ये भी है कि मैंने सैनिटाइजर यूज किया कि नहीं, मास्क लगाया कि नहीं, वैक्सीन लिया कि नहीं, वो तो है ही, फिजिकल हेल्थ कॉन्टेक्स्ट में तो है ही, लेकिन मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और मैं जिस तरह से सेल्फ केयर को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बराबर बराबर चलते हैं। कोई भी एक अगर मतलब किसी भी एक पे ही अगर फोकस किया और दूसरे पे नहीं किया तो वैसे भी पूरा एक ओवरऑल जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। तो मैं सेल्फ केयर को उस नजरिए से देखती हूँ। अम, अ, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अगर सेल्फ केयर के कुछ जो तरीके हैं, कुछ रूटीन्स हैं, उसके बारे में सोचा नहीं, उसके बारे में अगर एक्शन नहीं ली खुद के लिए, तो फिर क्या अब कब हम मेंटल हेल्थ के शिकार हो जाएंगे, अ, कब हमें कुछ ऐसा हो जाएगा जो हमें समझ में भी नहीं आएगा। और इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि अम, देखिए, जब अगर मुझे मच्छर काट गया और मुझे मलेरिया हो गया, तो मुझे तुरंत फिजिकली पता चलेगा क्योंकि मुझे फीवर आएगा, राइट? लेकिन तो मुझे समझ में आएगा कि मेरे घर पे मच्छर है और मुझे उसका कुछ करना चाहिए। लेकिन सेल्फ केयर का मामला ऐसा है कि अगर वो मैंने ध्यान नहीं रखा, और फिर उसकी वजह से मुझे मेंटल हेल्थ का कुछ इश्यू हो गया, मुझे कुछ यहाँ दिमाग में कुछ हुआ, मेरे दिल में कुछ हुआ, वो मुझे समझ में भी नहीं आता। इट डजंट मैनिफेस्ट फिजिकली इमीडिएटली, राइट? एंड समथिंग हैपेंस, कुछ ऐसा होता है जो हमें समझ में नहीं आता और उसका फिर क्या करना है ये भी नहीं समझ में आता। सो आई थिंक हम यहाँ कोविड के कॉन्टेक्स्ट में जिस सेल्फ केयर की बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो मेंटल हेल्थ को लेकर है, और वो इतना इजीली फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं होता, वो समझ में नहीं आता, उसके लिए कुछ समझना और जरूरी है, ये कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बिल्ड करना। जी, जी। तो आपने बहुत ही सही बताया कि अभी खास तौर से जो हम बात करते हैं तो हमेशा से फिजिकल केयर ही हमारे अटेंशन में रहता है,
और हम उसको कहीं ना कहीं प्राथमिकता देते हैं कि हमारा हाथ पैर में सब कुछ सही है, स्किन सही है, बाल सही है, लेकिन वो जो हमारा मेंटल या जो हमारा इनर जो केयर की हम बात करते हैं वो दिखता नहीं है। कई बार होता है कि उसके सिम्टम हमें पहचानने में काफी लंबा वक्त लग जाता है, और वो पहचान पाए तो सही है, नहीं तो हम और भी उसके जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है और उससे रिलेटेड कई तरह के डिजीज होते हैं, उससे हम लोग संक्रमित हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने आप को कैसे, हम अपने खुद के प्रति अवेयर हैं, और वो अवेयर होंगे तो ही हम उस सिम्टम्स को जान पाएंगे, हम किसी से बातचीत कर पाएंगे या किसी से वो शेयर कर पाएंगे। लेकिन ये जरूरी है कि ये जानना कि हम वो क्या कर रहे हैं, किससे बात करें, कैसे उसको पहचान कर पाए। तो लेकिन अगर कोविड सिचुएशन में देखा जाए तो हर कोई है, सो चाहे वो वयस्क हो, चाहे बच्चा हो या कोई पदाधिकारी हो, हर कोई प्रभावित हुआ है। तो आप भी इससे बची हुई नहीं होंगी, आप भी किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप भी प्रभावित हुई होंगी। तो मोनल जी, आप बता पाएंगे कि अभी जो रिसेंट 1 ईयर की हम बात करें या 6 महीने की हम बात करें, तो आपका क्या अनुभव रहा है कोविड को लेकर? आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया है, या फिर आपने मैनेज किया है या दूसरों को भी आपने मदद किया है, तो वो तरीके क्या थे? तो वो भी हमें बताना चाहें। बिल्कुल। तो देखिए, एक तो 2 चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि मैं खुद भी कोविड से मतलब मुझे भी संक्रमण हुआ था, और लगभग मेरे 4 महीने खराब हो गए उसमें। और अभी भी उसके काफ़ी सारे उसके बाद के पोस्ट कोविड रिकवरी के जो इश्यूज़ होते हैं वो जारी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जब ये होता है, खुद को एक तो होता है, ये मैंने रियलाइज़ किया कि कितना आप ये सोचने लगते हैं कि कितनी प्रोडक्टिविटी आपकी चली गई, क्योंकि 4 महीने मेरे खराब हो गए। मेंटल बर्नआउट हो गया मेरा। और कई बार क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ होती है कोविड में, एटलीस्ट मुझे हुआ था, वो था ब्रेन फॉग। काफ़ी मुझे समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है, और मेरा प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो हो गया था। अम, अ, बहुत नटशेल में बताऊँ तो महसूस होता रहता था कि कुछ सही नहीं है, लेकिन क्या सही नहीं है ये समझ में नहीं आता था। तो एक तो पर्सनली मैं उस तरह से इम्पैक्ट हुई। दूसरा, आई थिंक अगेन ये सभी को ही हुआ होगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस, हम सभी ने मतलब हम सभी के फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, जो कलीग्स है, आसपास के, मतलब हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास सोसाइटी में, जी। सब जगह हमने देखा है कि बहुत लोगों को तरह-तरह से इफ़ेक्ट हुआ है, राइट? किसी को कोविड हो गया है, कई लोग मतलब चल बसे हैं, कई फैमिलीज़ में ये लॉस हुआ है, कहीं अम, लोगों की जॉब्स चली गई है, इस तरह से कई चीज़ें हुई है, राइट? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक एक साल हमारे लिए काफ़ी कठिन रहा है, हम सबके लिए, और एक साल हमारे लिए शायद मुझे लग रहा है, जो मैं देखती रहती हूँ वर्ल्ड फिगर्स भी, ग्लोबल फिगर्स भी, एक साल हमारे लिए काफ़ी ऐसा रहा है जिसमें शायद मेंटल हेल्थ का शिकार हम सबसे ज़्यादा रहे हैं। हम माने द एंटायर ह्यूमैनिटी। तो इससे कोई अछूता नहीं रहा है कि किसी न किसी रूप में ये सबको संक्रमित किया है, और खास तौर से ये देखने का विषय होता है कि हमारे जब जॉब सीकर होते हैं या फिर किसी कारण से वो उनका आजीविका चली गई है, तो ज़्यादा समय वो अपने जॉब ढूँढने में या फिर एक्सप्लोर करने में वो बिताते हैं, और उस कड़ी में वो भूल जाते हैं कि वो खुद को कैसे देखभाल करें, लोगों से बातचीत करें, उनकी जो भी भावनाएँ हैं, वो दूसरों से वो शेयर करें। तो इस रूप में मोनल जी ये जानना चाहेंगे कि कोई कैसे जान पाएगा कि वो एक मेंटल स्ट्रेस से है या किसी मानसिक विकृति से वो जूझ रहा है? वो कैसे कैसे वो सिम्पटम हो सकता है जिससे लोग अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके उसको पहचान पाएँ और वो किसी से बातचीत कर पाएँ? नहीं तो अभी कोविड सिचुएशन में देखा जाए तो अक्सर हाँ, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। एक आइसोलेशन तो मानते हैं कि वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन तो होता है कि बिल्कुल। 15 डेज़ का हो, लेकिन कई बार होता है कि हम अपने आप को ही वो खुद से
किसी कोने में धकेल देते हैं और उस कारण से किसी से बातचीत करना छोड़ देते हैं कि मेरी जॉब चली गई, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो कौन सा अर्ली स्टेज हो सकता है, सिम्पटम्स हो सकते हैं जो हमें सेल्फ मैनेज के लिए या सेल्फ केयर के लिए कि हम अपने आप को केयर करना शुरू कर दें, वो अर्ली स्टेज के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं थोड़ा एक तो ये फिजिकल कंडीशन एंड मेंटल कंडीशन को सेपरेट कर दूंगी, और जो फिजिकल कंडीशन है कोविड के कारण, उसको तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। मेंटल कंडीशन कोविड के कारण जो है, उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे वापस एक चीज अंडरलाइन करके बोलना है कि एक तो सेल्फ केयर इज अबाउट सेइंग आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, ओके, राइट। डॉक्टर कुछ करेंगे नहीं करेंगे, मेरे फैमिली वाले कुछ करेंगे नहीं करेंगे, वो सारी बाद की बात है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, और मैं अपने लिए किस तरह से सोच लगा रही हूँ जिसकी वजह से आई फील दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, राइट। तो इट इज अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एस्टेब्लिश करना। और जो आप कह रहे थे कि कैसे समझे कि क्या हो रहा है मुझे, हाँ, जी, जी, तो अगेन उसमें भी मैं दो भागों में इसको बांटना चाहती हूँ। एक है कि जब कुछ एक्सट्रीम हो गया और आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ी, ऐसे मतलब जैसे हमारे फिजिकल कंडीशन के लिए डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे मेंटल कंडीशन के लिए भी डॉक्टर्स होते हैं, पर मैं उसकी अभी बात नहीं कर रही हूँ। जी, ठीक है, क्योंकि वो एक क्लिनिकल टॉपिक है और वो अलग ही टॉपिक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि अ, हम खुद कैसे समझे कि हमारे खुद के साथ क्या हो रहा है। और अगर मैं एक एक शब्द यहाँ इंट्रोड्यूस करूँ, हम खुद के लिए अवेयरनेस कैसे बिल्ड करें, जी, या तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। और मैं बहुत सिंपल कुछ क्या कहते हैं कि एक्सरसाइजेज जो मैं खुद भी करती हूँ, करती रहती हूँ। और मैं हमेशा जो लोग ये सोशल इमोशनल एंड सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी सेल्फ टॉक क्या है। हाँ, जैसे सेल्फ केयर है वैसे सेल्फ टॉक, आप अपने आप के साथ क्या बात करते हो। हाँ, अपने आप के लिए जी, अपने आप के साथ क्या बात करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, क्या आप अ, आपके बहुत बिजी रूटीन है, उसमें बीच में आप 24 घंटे में एक बार पूछते हो अपने आप को कि भाई अ, मोनल आप कैसी हो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, या मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। मतलब मैं भाग रही हूँ, मान लो कि मेरे घर में किसी को कोविड हुआ है इसलिए मैं भाग रही हूँ, हाँ, दवाइयों के लिए या जो भी है। उस दौरान क्या मैंने एक बार पूछा मैं कैसी हूँ, आप कैसे हो मोनल। है? अ, पिछले कुछ दिनों से जो भगदौड़ मच रही है, वो चैलेंजेस कैसी रही, अ, और उन चैलेंजेस की वजह से, वो भगदौड़ की वजह से आपको क्या महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है ये नहीं, क्योंकि हुँ, कैसा तो क्या है, मतलब बुरा ही महसूस होगा। लेकिन क्या महसूस हो रहा है? आप थके हुए हो, आप परेशान फ़ील कर रहे हो, क्या महसूस हो रहा है? ये रिकॉग्नाइज़ करना। अ, जो जो बहुत चैलेंजेस रही है, भगदौड़ रही है, अ, क्या ऐसा कुछ है जो अ, कोई ऐसा कोई है जिसके प्रति आपको बहुत ग्रेटफुल लग रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको मदद की, क्योंकि आप जब परेशान थे तो अ, उन्होंने सुना, 2 मिनट सुना, जो भी, क्या ऐसा कुछ है? सो इज़ देयर समवन, एम आई ग्रेटफुल टू समवन और समथिंग। कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत परेशानी हुई और पानी पिया, वो पानी का ग्लास भी बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे, क्योंकि वो सही समय पे पिया आपने। इसलिए नहीं क्योंकि प्यास लगी थी, बट इसलिए क्योंकि आपका जो मेंटल सिचुएशन था वो ऐसा था कि उस टाइम पे पानी ने एक शांति फैलाई। हाँ?
So, am I grateful to something or someone? और वो ग्रेटफुलनेस क्यों आ रही है? मतलब उस चीज़ को अप्रिशिएट करना, उन्होंने मुझे मदद किया, उन्होंने मुझे 2 मिनट सुना, उन्होंने मुझे पानी का ग्लास लाके दिया। ये पानी जिसको मैंने पिया, वो अच्छा लगा। अ, so so what is it that has brought the sense of positivity in you? जब मैं बहुत भाग रही थी, थक रही थी, लाचार हो रही थी, तब ये पानी पिया तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ, या तब उनके साथ बात हुई, मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ। तो व्हाट इज इट दैट मेड यू फील पॉजिटिव? एंड मतलब अगर इस तरह का एक सेल्फ टॉक चलता है, सीरियसली, अगर हर रोज, दिस डजंट टेक टाइम, मुझे आपको एक्सप्लेन करने में भी शायद 2-3-4 मिनट लगे हैं। सो इट डजंट टेक टाइम टू टॉक विथ योरसेल्फ कि भाई आप कैसे हो, है ना? तो अगर ये प्रैक्टिस हम रखते हैं कि अपने आप को पूछना और अपने आप के बारे में सोचना, दैट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ केयर, because that is itself going to make you feel good about yourself. जो नेगेटिव की ओर अगर आपके इमोशंस, नेगेटिव की ओर अगर आपके विचार जा रहे हैं, उसको पॉजिटिव लाने में इसकी बहुत मदद होती है, इससे बहुत मदद होती है, क्योंकि आप अपने आप को पूछते हो आप कैसे हो, और आप अपने आप को पूछते हो आप किस चीज के लिए थैंकफुल हो इस दुनिया में। सो या ये हाँ, बहुत ही प्रासंगिक बिंदु आपने बताया। तो जैसा कि हम इन लोग जानते हैं कि जब सहसंज्ञानात्मक पक्ष पर हम बात करते हैं, तो भावनाओं की हम बात करते हैं, भावनात्मक पक्ष की बात करते हैं। लेकिन ये कभी भावनाएँ खुद के प्रति नहीं होती। हम जब भावनाओं की बात करते हैं तो अक्सर हम दूसरों को जोड़ के बताते हैं। लेकिन अगर हम वो कुछ पल, वो कुछ क्षण अपने लिए निकाल पाएँ और खुद से पूछें कि हम कैसा फ़ील करते हैं, हम कितने इसके प्रति हम क्या रुख रखते हैं, क्या भावनाएँ रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर वो जो पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं, और वो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी होगी तो हम अपने अपने जो मेंटल बैलेंस की हम बात करते हैं कि अपने आप को संतुलित रख पाएँगे। क्योंकि हमारे घर में भी काफ़ी दबाव है, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे घर में कोई भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन वो सेल्फ मेंटल बैलेंस की जो हम बात करते हैं, वो हमें बनाए रखना है, और उसमें कहीं न कहीं अगर आप अपने आप से पूछते हैं, अपने आप को समय देते हैं, तो आपको वो कहीं न कहीं वो मदद करता है। लेकिन मोनल, सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई इस बात को जानता है कि सेल्फ केयर क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, लेकिन वो चेकलिस्ट क्या होगा, वो कैसे जान पाएगा कि मैं सही तरीके से अपना अपना देखभाल कर रहा हूँ, या मुझसे कोई ऐसा पक्ष है जो मुझसे छूट रहा है। तो वो कौन से ऐसे आयाम हो सकते हैं, कौन से ऐसे बिंदु हो सकते हैं जिसको हमें सेल्फ केयर के दौरान हमें ध्यान में रखनी चाहिए? तो आई थिंक मैं अगेन मैं 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ यहाँ। इनफैक्ट मैं जो रूटीन्स की आप बात कर रहे हो, कुछ तो मैंने रूटीन्स पहले ही बता दिए कि ये आप अपना सेल्फ टॉक चेंज कर सकते हो। बट उससे भी थोड़ा और गहरा जाए तो एक तो मुझे ये कहना है कि जो मैं थोड़ी देर पहले भी कह रही थी, एक तो ये बात है कि अवेयरनेस बिल्ड करना। आई थिंक ज्यादातर ये होता है, मैंने ये देखा है कि हम लोग हमारे डेली रूटीन में इतने खो जाते हैं कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि अ, कुछ ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से आपको अंदरूनी कुछ महसूस हो रहा है, और हम खुद के ही प्रति इंसेंसिटिव हो जाते हैं। अम, और यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम दूसरों के प्रति क्या कह रहे हैं, दूसरे तो बाद में आते हैं, इट्स जस्ट अबाउट योरसेल्फ। तो आई थिंक द मेन थिंग इज टू बिल्ड दैट अवेयरनेस। या और अम, देखो होता क्या है कि जैसे मैं एक अलग से एग्जांपल लूं तो कि जो फॉरेस्ट में जब फायर लगता है, अ, वो एक्चुअली बहुत एक छोटी सी चिंगारी होती है ना? और वो चिंगारी लग जाने से फिर फायर भी फैल जाता है, अगर उसका कुछ किया नहीं तो, है ना? तो अनहैप्पीनेस या दुख की वजह से बहुत लो फील कर देना,
ये सारा जो है वो उसके जैसा है, वो स्पार्क के जैसा है, वो एक चिंगारी के जैसा है। कोई एक चीज हुई, उसने आपके आप काफी पॉजिटिव थे, लेकिन कुछ हुआ जिसकी वजह से कुछ ट्रिगर हो गया, आपने वो ध्यान नहीं दिया, उस चीज को ध्यान नहीं दिया, और वो एकदम फायर की तरह फैल गया, कहाँ, यहाँ पे और यहाँ पे। एंड देन यू डोंट नो कि वो कब आपको इतना इम्पैक्ट कर गया कि आप बिल्कुल हिल गए। आप पॉजिटिव के बजाय आप नेगेटिव में चले गए, या आप ओके जोन में थे और आप नॉट ओके जोन में चले गए। सो आई थिंक एक तो ये है कि अवेयरनेस बिल्ड करना, और अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए एक तो मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा कि कीप आस्किंग योरसेल्व्स हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू फीलिंग। द अदर इज दैट, और ये मैं बहुत क्रिटिकल चीज है, जो मैं बहुत छोटी सी चीज है लेकिन क्रिटिकल चीज है, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। हमेशा जब भी कुछ ट्रिगर होता है, तो उसकी असर एक्चुअली आपके स्किन पे या आपके बॉडी के किसी पार्ट पे आती है। हम ये ध्यान में नहीं रखते, इसलिए हमें ये समझ नहीं आता है। वी डोंट गेट कॉन्शियस अबाउट इट। एंड आई वांट टू गिव एन एग्जांपल कि आप ड्राइव कर रहे हैं और सामने से एक बड़ा ट्रक आ गया। आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए क्या हुआ आपको, अगर आप ये ध्यान में रखेंगे, आपको पता चलेगा, या तो आपकी धड़कन फास्ट हो गई, पाल्पिटेशंस हो गए, या तो आप एकदम अ, डर गए और हेडेक आ गया, या तो 1 सेकंड के लिए आपके कान ही बंद हो गए, आपको सुनाई देना ही बंद हो गया। ये सब होता है। सो व्हेनेवर समथिंग हैपेंस, सम ट्रिगर हैपेंस, इट मैनिफेस्ट्स इनटू अ फिजिकल, समथिंग फिजिकल। वो बहुत छोटा सा भी हो सकता है। ये तो मैंने बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल दिया कि पाल्पिटेशंस बढ़ गए, लेकिन अगर आप दीवार बहुत वो हार्श दीवार है, वो होल्स वाला कुछ दीवार है, उस पे आप थोड़ा सा भी आपकी स्किन टच हो जाती है, तो उसका भी एक सेंसेशन आता है, राइट? वो आपको, मतलब वो आपको बहुत दर्द नहीं होता, लेकिन एक सेंसेशन आता है। आप वो सेंसेशन से वाकिफ हो रहे हो कि नहीं, उसका मामला है। सो आई एम सेइंग कि टू बी वेरी वेरी अवेयर about what is happening to you is the first step to building awareness. And like I said, keep asking yourselves how are you, keep asking yourselves what makes you feel good। मतलब बॉडीली सेंसेशन में भी आपको क्या ऐसा है, क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से अच्छा फील होता है। जैसे मैं पानी का एग्जांपल दे रही थी, पानी पीने से सडनली अच्छा लगा। तो ये पूछते रहना और ये ऑब्जर्व करते रहना अपने आप के बारे में, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा है कि अम, जैसे ही आप ये अवेयरनेस बिल्ड कर देते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज बीइंग कंपैशनेट, या बीइंग गुड टू योरसेल्व्स। मैं अगर सिंपल शब्द में बताऊं तो कंपैशन का मुझे हिंदी नहीं याद आ रहा है, लेकिन बीइंग गुड टू योरसेल्व्स के ठीक है, कुछ हुआ, आपका एक रिस्पॉन्स आया, बॉडीली रिस्पॉन्स। वो बॉडीली रिस्पॉन्स ने फिर कुछ तनाव प्रोड्यूस किया यहाँ पर, लेकिन फिर तुरंत आपने अगर अपने आप को पूछा कि ठीक है, व्हाट मेक्स यू फील गुड, तो आपने अगर इसको एक एक मेडिटेशन की भाषा में उसको कहते हैं शिफ्ट एंड स्टे। आपने जो तनाव भरे विचार या तनाव भरा सिचुएशन में आपका जो दिमाग जा रहा था, उससे शिफ्ट करके आपने पूछा व्हाट मेक्स यू फील गुड। हाँ, पानी मेक्स मी फील गुड, लुकिंग एट दिस नाइस ट्री मेक्स मी फील गुड, thinking about my child makes me feel good, yeah, whatever it is. um so and then you have shifted your focus, you are staying on what makes you feel good, and then you are helping yourselves calm down, yeah. आप
क्या बोलते हैं, स्लोली आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है, नॉट ओके जोन से वापस आप ओके जोन की तरफ जा रहे हो. सो being compassionate to yourselves, you are doing this for yourselves. Yeah, this exercise you are doing this for yourselves. So ये भी हम कर सकते हैं. और अगेन मैं जो कह रही हूँ वो सारा एक एक मिनट में हो सकता है, वैसा है 1 मिनट एक्सरसाइजेस है. बिल्कुल उसमें बहुत मतलब बहुत लंबा चौड़ा मुझे गहरा सोच लगाना पड़ेगा, बहुत टाइम डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट कैन जस्ट हैपन इन 1 मिनट इफ यू फोकस एंड थिंक व्हाट मेक्स मी फील गुड. या सो दैट एंड देन I think the third thing is कि once you are back to your okay zone, not okay से वापस okay zone में आ गए, वापस calm feel कर रहे हो, okay feel कर रहे हो, तब उसमें उस okay में थोड़ा rest करना, उस okay feeling को थोड़ा सा enjoy करना. या बिकॉज होता क्या है, क्योंकि हम तो भाग रहे थे, हम तो कुछ चीज के पीछे लगे हुए थे, एंड इट इज कॉजिंग स्ट्रेस, राइट. होता क्या है, इवन इफ यू डू दिस एक्सरसाइज विच आई एम टेलिंग के ओके से नॉट ओके गए, उसको उसमें अवेयरनेस बिल्ड की कि मैं नॉट ओके जोन में हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा, फिर मैंने कुछ किया इसलिए मैं वापस ओके जोन में आई, अब ओके जोन में आ गई, चलो भागो, तो ये नहीं. ओके जोन में आके अगेन टेक अ मिनट एंड रेस्ट इन इट. रेस्ट इन इट मतलब सो जाओ नहीं, उस ओके जोन में, उस आई एम फीलिंग काम वाले जोन में रहो, अपने आप को वहां रोको, डाइजेस्ट करो उसको, उस फीलिंग को डाइजेस्ट करो, एंड देन अपने काम में लग जाओ. ये बहुत फिलोसॉफिकल साउंड करेगा, बट एक्चुअली आप जब करेंगे वो एक एक मिनट में करने लायक कुछ एक्सरसाइजेस बन सकते हैं. Yeah, I think the net thing I'm saying is that ये एक मिनट की जो एक्सरसाइजेस मैं कह रही हूँ, उसमें अगर हम लोग थोड़ा अपने आप को डालेंगे, उस उतना इन्वेस्ट करेंगे, तो ये जो शिफ्ट होता है ओके टू नॉट ओके टू बैक टू ओके एंड रिमेनिंग ओके, कंटिन्यूइंग टू रिमेन ओके, ये पॉसिबिलिटी बनती है. अरे इसकी अगर कांस्टेंट प्रैक्टिस करी तो फिर ये नॉट ओके जोन में जाना, ये इससे भी हम बच सकते हैं. सो आई थिंक इट इज मैं नेट में जो कह रही हूँ वो ये है कि एक तो ये कि यूज दिस प्रैक्टिसेस सो दैट जब नॉट ओके जोन में जाते तो वापस ओके जोन में आ सकते. और अगर इसका बार बार प्रैक्टिस किया, जैसे मैं एक बार करती हूँ दिन में, उसके बजाय 2 बार 3 बार, या जितनी भी बार मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं नॉट ओके जोन में जा रही हूँ, तुरंत मैंने उसको यूज किया, तो बार बार मैं यूज कर रही हूँ, इट विल बिकम माई प्रैक्टिस एंड इट विल हेल्प मी रिमेन इन एन ओके जोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So yeah, so that's how I see this. जी जी. हाँ, तो इसमें 2-3 चीजें निकल के आई कि अपना एक रूटीन बनाना, कि अपने जो व्यस्तम दिनचर्या है जिसमें आप तनावग्रस्त होते हैं, अलग अलग तरह के काम में संलग्न होते हैं, तो वो रूटीन कहीं ना कहीं आपको मदद करता है उस पार्ट को पहचाने में, अपने जीवन के उस पक्ष को पहचाने में जो कहीं ना कहीं आपको सुखद महसूस होता है, जो आपको दुख करता है. लेकिन अगर वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो लेवल पे, जिसके बारे में आपने बताया कि अगर हम ओके जोन में हैं तो उस ओके जोन को कैसे एंजॉय कर पाए लोग, उस पल को, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो या फिर हम सेल्फ कंपेशनेट के प्रति हो, हम उसको फील कर पाए, उस पल को, उस क्षण को हम उसको फील कर पाए, तभी हम जान पाएंगे उसकी महत्व क्या है हमारे जीवन में. क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को महत्व देते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को महत्व देते हैं, फिजिकल पार्ट्स को महत्व देते हैं, अपने जीवन में जो भी हमारे सामाजिक के आसपास जो भी हमारे अराउंड में रहते हैं उनको महत्व देते हैं. लेकिन ये ऐसा चीज है जो हमारा भावनात्मक पक्ष है, जो हमें मजबूत बनाता है, मानसिक रूप से मजबूत बनाता है
और जो जितना ही मानसिक रूप से मजबूत होगा, वो दूसरों को भी सपोर्ट कर पाएगा और अपने अस्तित्व को भी लंबे समय तक बना के रख सकता है। तो ये 2 चीज़ें आपने काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ इसमें शामिल की। तो ये मोनल लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा कि जो हम प्रभाव चक्र का घेरा बोलते हैं या फिर हम चिंता का घेरा की हम बात करते हैं, तो ये दोनों ही कहीं न कहीं हमारे भावनात्मक पक्ष को मजबूत बनाने में, उसको पहचानने में मदद करता आया है और इसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिले हैं, जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, अपने-अपने बिहेवियर में इसको शामिल करते हैं। तो सेल्फ केयर को हम अगर दोनों लेंस से देखें या दोनों स्रोतों से देखें, तो हमें प्रभाव चक्र घेरा और चिंता का घेरा कैसे मदद कर सकता है सेल्फ केयर के मामले में? हम्म। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली पॉइंट है। तो सर्कल ऑफ कंसर्न की अगर मैं बात करूं, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हम लोग क्या करते हैं कि सर्कल ऑफ कंसर्न इतना होता है, इसका हमारा एक हमारी एक अभी की जो प्रैक्टिस है वो ये है कि इसको एक्चुअली हम लोग बड़ा करते जाते हैं। और ये जी। कैसे होता है मैं बताती हूँ। ज्यादातर जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ कि फॉरेस्ट है, जंगल है, और उसमें एक डियर है। वो डियर बैठा है, खा रहा है, अपने बाकी के साथियों के साथ है। अब वो पूरे टाइम ये सोचने में नहीं लगाता है कि शेर आ जाएगा मुझे खा जाएगा, है ना? उसका वो खा रहा है, वो मस्ती से जी रहा है, अपने साथियों के साथ दौड़ रहा है, वो सब कर रहा है। जब शेर आता है वो भागता है, या वो सारे लोग वो पूरा ही हर्ड भाग जाता है, वो जो भी होता है। हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, हम लोग जो नहीं हुआ है उसको लेकर ऑलरेडी हम अपने दिमाग में कुछ कुछ बनाने लगते हैं, और इसलिए सर्कल ऑफ कंसर्न एक्चुअली इतना जो होता है वो एक्चुअली इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम उसको उसको कहते हैं प्रोजेक्शन। वी प्रोजेक्ट समथिंग, ओके, वी प्रोजेक्ट फियर अबाउट समथिंग एंड वी मेक इट बिग। तो फॉर एग्जाम्पल, थर्ड वेव आने वाला है करके कुछ हमने क्या बोलते हैं, एक डरावना कुछ बना दिया हो, इंस्टेड ऑफ ये थिंकिंग कि भाई थर्ड वेव आएगा, तो जब आएगा तब मैं ये करूंगी। थर्ड वेव ना आए या मुझे उसकी असर ना हो, उसके लिए मैं मास्क पहनती रहूं, कंटिन्यू करती रहूं हाथ धोना, बहुत सारे लोगों से के बीच में जाना, बचती रहूं। आ, ये पॉजिटिव एक्शन के बजाय हम क्या कहते हैं, ओ थर्ड वेव आएगा अब हमारा क्या होगा। तो वी प्रोजेक्ट आवर फियर्स एंड इट बिकम्स लार्जर, द सर्कल ऑफ कंसर्न बिकम्स लार्जर। Instead of that, what we need to use is a method where we stop projecting that and start thinking, okay, पॉजिटिव एक्शन क्या है। तो नेगेटिव को हवा देने के बजाय पॉजिटिव को ज्यादा हवा देने की जरूरत है। मैं थोड़ी फनी लैंग्वेज में कह रही हूँ, बट सच में ऐसा होता है, क्योंकि नेगेटिव को हवा देके हम सर्कल ऑफ कंसर्न को बढ़ा रहे हैं। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, मेरे हिसाब से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का या उसके उसके दायरे को बढ़ाने का यही एक ये दो स्टेप्स है एक्चुअली मेरे हिसाब से। सबसे पहले तो सर्कल ऑफ कंसर्न को बहुत कॉन्शियसली छोटा कर देना, और जो सच में जो कंसर्न है उसी को ऑब्जेक्टिवली रखना, बजाय कि उसके आसपास का बहुत सारा तामझाम। और फिर पॉजिटिवली सोचना, ताकि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, आपका फियर कम हो जाए, और आपका ये बिलीफ कि ये दिक्कत आएगी, उसमें भी मैं इस तरह से उसको सॉल्व कर पाऊंगी या इस तरह से उसको जूझ पाऊंगी, ये बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, बजाय कि ये बिलीफ कि हाय मैं हेल्पलेस हूं, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो टू मी दैट्स हाउ इट वर्क्स। जी।
जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मोनल ने कि जैसा कि हम कई बार होता है कि तनाव का घेरा बोल सकते हो, चिंता का घेरा को, कि जैसे-जैसे चिंताएँ हमारी बढ़ती जाती हैं, वो तनाव का घेरा भी बढ़ते जाता है। वो जो मेंटल स्ट्रेस की हम बात करें या फिर हम डिप्रेशन में होते हैं उसकी हम बात करें, तो वो घेरा कहीं न कहीं बढ़ते आता है। लेकिन उसका एक जो छोटा जिसके चिंगारी की आपने बात की कि वो पॉजिटिविटी, वो अपने अंदर वो पॉजिटिविटी को अगर हम ढूँढ पाते हैं और वो पॉजिटिविटी को हम उस अपने जो हमारा चिंता का घेरा है उसको कम करने के लिए इन्फ्लुएंस के तौर पे उसको यूज करते हैं, तो बेशक हमारा जो तनाव का घेरा हम बात करें या चिंता का घेरा की हम बात करें, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब अपने आप को हम जान पाएँगे। अपने सेल्फ केयर को जान पाएँगे, सेल्फ केयर के प्रक्रियाओं को जान पाएँगे कि हम वो कैसे कर पाएँ। क्योंकि ये पूरा एक चरणबद्ध तरीका से है और उसमें हर एक छोटे से छोटे पहलू हमें अपने सकारात्मक चिंतन को, अपने सकारात्मक माहौल को या अपने सकारात्मक चिंतन को की हम बात करें, भावनाओं की बात करें, उसको हमें प्रसार करने में, इन्फ्लुएंस करने में हमें मदद करता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मोनल कि आप इसका पार्ट बने। हम ऐसे ही और भी टॉक शो करेंगे अलग-अलग बिंदुओं पर। तो लेकिन आज के जो भी हमने चर्चाएँ की हैं मोनल के साथ उसको अगर हम संक्षेप में देखेंगे, तो सबसे पहले हमने कोशिश किया कि जो एक न्यूली इंट्रोड्यूस ये वर्ड है, क्योंकि इसके पहले कभी भी इस संदर्भ में बात ही नहीं हुआ करते थे कि ये खुद के देखभाल के लिए हमें भी कुछ ज़रूरत है। हम अक्सर हाँ, अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ की हम बात करें या फिज़िकल पार्ट की हम बात करें, उसके केयर की हम बात करते आए हैं। उसके लिए डॉक्टर्स की भी हम बात करते हैं कि उसके लिए एक प्रिस्क्राइब डॉक्टर हैं, इससे हमें कुछ हो पाएगा। लेकिन हम सेल्फ केयर के लिए ये ऐसा तथ्य है, बिंदु है जिसके बारे में ना हमें स्कूल में हम कभी बात कर पाते हैं, ना अपने दोस्तों के साथ बात कर पाते हैं, ना हमारे घर में वो माहौल हो पाता है जिसमें हम वो बातचीत कर पाएँ कि हम अपने आप को कैसे प्रबंधित करें, हम अपने आप का केयर कैसे करें। तो मोनल ने उसके बारे में काफ़ी संक्षेप में बताया कि हम अपने आप को कैसे समझें और वो समझ हमें कम कम से कम है सो अपने सेल्फ केयर की ओर बताता है। साथ में मोनल जी ने ये बताया कि जो सेल्फ केयर का जो प्रक्रिया है कि हम अपने आप को कैसे जान पाएँगे। वो जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को ढूँढें, अपने आप से पूछें। वो एक चिंगारी जो हमें प्रभावित कर सकती है, वो चिंगारी जो हमारे नकारात्मक जो भी हमारा जो घेरा है, वह कुआँ है या फिर वो एक काला रूम बोल सकते हैं, उसमें धकेल सकता है। उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि वो एक पॉजिटिव पार्ट को हमें या पॉजिटिव पक्ष को हम जान पाएँ। तो इसके लिए सेल्फ कंपैशनेट हो पाना, खुद से बातचीत कर पाना, वैसे लोगों से मदद ले पाना जो आपके आपके प्रति है सो सहानुभूति रखते हैं, आपको समझते हैं और आपको मदद कर सकते हैं। नहीं तो अक्सर हाँ, ये देखने को मिलता है कि हम अपने आप में ही जूझते रह जाते हैं, जिस कारण से उसका कभी हमें जवाब ही नहीं मिल पाता है और हम मानसिक तनाव के घेरे में ही बढ़ते चले जाते हैं। साथ-साथ में मोनल जी ने ये सबसे बड़ी बात बताई कि हम तो ये जान जाते हैं कि हम सेल्फ केयर करेंगे, लेकिन उसका जो सेल्फ एक असेसमेंट की हम बात करें, स्व-मूल्यांकन की हम बात करें, वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम कौन से ऐसे बिंदु हैं कि हम वो करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में उसको अवलोकन करेंगे, जानेंगे कि हाँ, हम सही है कि नहीं है। तो उसमें जो सबसे बारीकी वाली बात जो मोनल जी ने बताई कि हम अपने आप से पूछें कि आज आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? अगर वो एक ऐसा चीज़, ऐसा घटक अपने जीवन का जो उनको सुखद महसूस करवा पाता है, चाहे आप प्यासे रहे होंगे और आपने एक गिलास पानी पिया है, तो उस पानी के प्रति जो थैंकफुल होना है, उसके प्रति जो आभार व्यक्त करना है, वो भाव हमारे अंदर आ पाए, ये एक बड़ी बात होती है और उसके बारे में मोनल जी ने काफ़ी विस्तृत रूप से उदाहरण के साथ बताया, तो बहुत वो हमारे लिए भी रोचक रहा और जो हमारे लिसनर्स होंगे, जो इसको सुनेंगे, उनके लिए भी ये रोचक होगा कि वो कैसे इस सारी चीज़ों को जान पाएँ। साथ में है कि जो हमारा हम काफ़ी नकारात्मक हो जाते हैं कोई भी चीज़ों और ख़ास तौर से कोरोना संक्रमण काल में जो भी अफ़वाहें हैं, पूर्वाग्रह है, धारणाएँ हैं, वो कहीं न कहीं हमें नकारात्मक कुएँ में धकेलने का काम करती हैं। हम तुरंत उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन उसके बारे में बातचीत करना कि नहीं जो मैंने सुना है, उसको कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो उसको काट सकती हैं, उसको ट्रिगर कर सकती है, उसको काउंटर कर सकती है। तो वो जो सवाल है, वो जो भावना है, वो जो आवश्यकता है, एक मानसिक आवश्यकता की हम बातचीत कर सकते हैं, वो कहीं न कहीं आपके अंदर से आएगा। वो कहीं न कहीं आपकी भावनाएँ आपको प्रबल करेगी, आपको एक शक्ति प्रदान करेगी, आप पूछ पाओ कि नहीं ये सही नहीं है और मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ या मैं इसमें किसी और साथी की मदद ले सकती हूँ, अपने पेरेंट की मदद ले सकती हूँ या अपने कलीग की मदद ले सकती हूँ। तो वो सारी चीज़ें हमें वो मदद करता है। साथ-साथ में जो बहुत ही एक रोचक विषय रहा है हमेशा से कि प्रभाव चक्र का घेरा बोले या फिर चिंता का घेरा की हम बात करते हैं, तो वो कहीं न कहीं व्यावहारिक पक्ष है हमारे जीवन का, कि अगर हम अपने मानसिक विकृतियों की बात करें,
तो अगर वो उसी को हम लेकर बैठे रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, अपने आप से पूछेंगे नहीं, या उस आयाम को हम टटोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारा पर चिंता का घेरा बढ़ता जाएगा और हमारा इन्फ्लुएंस का जो घेरा है वो छोटा पड़ जाएगा, और वो कहीं न कहीं हमें प्रभावित करेगा और हम क्रिटिकल डिजीज़ या क्रिटिकल इलनेस में हम चले जाएँगे। तो ये ज़रूरी है कि हम वैसे चीज़ों के प्रति हम जागरूक हों, हम उन प्रक्रियाओं को जान रहे हों, स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया या फिर आत्मावलोकन की प्रक्रियाओं को हम जान रहे हों, और ये तमाम चीज़ें हमें जो हम बात कर रहे हैं अभी सेल्फ केयर की हम बात कर रहे हैं, उसको हमें एक बारीकी की हम बात करें, विस्तार से हम बात करें या फिर संक्षेप की बात करें, वो हर एक आयाम में हमें उसको जानने में मदद करता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस टॉक शो के लिए। हम दूसरे विषय के साथ जल्द ही मिलते हैं। सबको जोहार।